नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। क्लास 9th के टर्म 2 के एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब क्या होता है? देखो, कुछ तो बेसिकली चीज हम लोग जानते हैं। वो क्या है कि डाल्टन और महर्षि कर्नाद के मुताबिक हम लोग जानते हैं सर कि वैसा प्रत्येक चीज जो ऑक्युपाइड स्पेस करता हो और हैविंग मास हो, इसको ऐसे समझिए, वैसा ऑब्जेक्ट जो कुछ ना कुछ जगह छेकता हो और जिसके पास कुछ ना कुछ वजन हो, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। यानी मैटर वैसे चीजों को कहा जाता है सर जो कुछ ना कुछ जगह छेके और जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो, यानी कुछ वजन हो। ठीक, तो इसको कहते हैं मैटर। बाद में बातें आई कि अगर इस मैटर को तोड़ा जाए, इस मैटर को अगर हम लोग डिवाइड कर दें, है ना, छोटे छोटे पार्ट में, तो वहां से जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स निकलेगा, है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स निकलेगा सर, वो क्या होगा? उसकी दो प्रॉपर्टी होगी। एक तो होगा अनकटेबल, मतलब कि उसको दोबारा नहीं काटा जा सकता, या उसी को कह सकते हैं कि क्या होगा सर? अनडिविजिबल होगा, है ना, उसको दो भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो या तो उसको दो भागों में नहीं काटा जा सकता है या उसको दो भागों में नहीं बांटा जा सकता। तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में समझते हैं और ये जो कहलाता है इसी को हम लोग कहते हैं क्या? मैटर। अब ये जो मैटर है, ये किस तरीके से बना होता है, किस तरीके की इसकी फॉर्मेशन होती है, ये कैसे बनता है, इसको समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक, केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको यहां से ये चैप्टर समझ में आ जाएगी तो आगे आने वाले समय में जब आप 11th-12th में जाइएगा तो वहां पे समझना बहुत ही इजी हो जाएगा, है ना। अब देखिए, इस पर सबसे पहला जो काम किया वो काम किया कौन? जे थॉमसन, है ना। क्या काम किए? उनका नाम था जे थॉमसन। ठीक, जे थॉमसन। इन्होंने किया क्या, इसको पहले समझते हैं। सबसे पहले बात आई स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं सर, तो यहां पे चीजें आती है कि सर ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है क्या। देखो, हुआ क्या कि जॉन डाल्टन कंसीव एज टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक वेट ऑफ ईच एलिमेंट एंड कैपेबल ऑफ कंबाइंड विद अदर एटम टू फॉर्म कंपाउंड। ये जो छोटा सा चीज मिला था जिसको हम लोग एटम बोले थे, तो जॉन डाल्टन का कहना है कि ये जो एटम है सर वो आपस में मिल करके क्या बना देता है? कंपाउंड बनाता है। ठीक, यानी कि इसमें कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी पाई जा रही है, ये कंबाइंड होकर के कंपाउंड बना रहा है। लेकिन इसको दो भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, इस एटम को दो भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। बाद में जब बातें निकल के आई तो जॉन जे थॉमसन और रदरफोर्ड इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इसी एक्सपेरिमेंट से मॉडर्न जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है, उसको फाउंडेशन मिला। यानी यहीं से शुरुआत हो गई किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ना, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ना। अब देखो, सबसे पहले क्या हो गया कि हम लोग जानते हैं कि ये जो एटम है सर, इसको तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स में और तोड़ा जा सकता है। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे को बोलते हैं प्रोटॉन और तीसरे को बोलते हैं न्यूट्रॉन। ठीक, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे को बोलते हैं प्रोटॉन और तीसरे को बोलते हैं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कॉमनली देखा जाता है निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल इंचार्ज होता है, यानी ना तो पॉजिटिव होगा और ना ही निगेटिव होगा। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो उसको ई माइनस से,
प्रोटॉन को p प्लस से और न्यूट्रॉन को स्मॉल n से रिप्रेजेंटेट कर देते हैं। ठीक, अब कहना क्या था कि ये जो एटम है ना, ये जो आपको सेंटर पीस में एटम दिख रहा है ना, ये जो पूरा एटम है सर, इसको बेसिकली हम लोग कितने भागों में बांटे? तो पहला बांटे इलेक्ट्रॉन में, दूसरा बांटे प्रोटॉन में और तीसरा बांटे न्यूट्रॉन में। और जो सेंटर पार्ट होता है किसी भी एटम का उसको कहते हैं न्यूक्लियस। और सेंटर, देखो ये सेंटर पार्ट है, इसको न्यूक्लियस कहेंगे। और यहां से जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक, तो इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। समझ गए? तो ये दो चीजें हमको समझ में आती है यहां से। अब यहीं से कंसेप्ट आता है डिस्चार्ज ट्यूब फेनोमेनन का। देखिए क्या है, यही जो डिस्चार्ज ट्यूब फेनोमेनन है इसी से बना है कैथोड रे, और इसी कैथोड रे को बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। ठीक, चलिए, द नेचर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897। 1897 में सर जे थॉमसन जो थे इन्होंने इसका आविष्कार किया, और इन्होंने सबसे पहले बताया कि सर किस तरीके से हम लोग किसी भी मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से डिस्कवर कर सकते हैं। इसके लिए एक डिस्चार्ज ट्यूब फेनोमेनन किया गया। अब देखो डिस्चार्ज ट्यूब फेनोमेनन था क्या, इस तरीके का एक बॉक्स लिया गया जो कि कांच का बना हुआ था, और इसके लिए दो कंडीशन रिक्वायर्ड किए गए, एक तो प्रेशर और दूसरा करंट। दूसरा जो था वो क्या था? करंट था। प्रेशर जो है वो मिनिमम रखा गया। मिनिमम का मतलब 1 नहीं होता है या नन नहीं समझना। प्रेशर है सर, कितना है? तो बहुत कम है, 0.01 mm होगा। ठीक, या इसको 0.01 पास्कल कह सकते हो, इतना कम प्रेशर है। ठीक, दूसरा, इसको ऐसे क्यों बनाया गया? तो इसके अंदर का जो एयर है सर उसको हम लोग वैक्यूम पंप निकाल करके उसके अंदर के एयर को निकाल दिए, और इसके अंदर दो पोल बनाए। एक बनाए कैथोड, है ना, एक बनाए कैथोड पोल, ये देखिए आपका कैथोड पोल है, और एक बना अपना एनोड पोल। यहां पे कैथोड का मतलब निगेटिव पोल से होगा, और एनोड का मतलब पॉजिटिव पोल से होगा। ठीक, कैथोड का मतलब नेगेटिव पोल होगा और पॉजिटिव पोल का मतलब एनोड होगा। ठीक, अब जब इसमें हाई वोल्टेज का करंट प्रोवाइड करवाया जाता है तो दिखता क्या है सर कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक रे आती है ना, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक रे आती है निकल करके। चूंकि ये रे निगेटिव से निकल करके पॉजिटिव की तरफ आ रही थी, या इसको ऐसे कह सकते हैं, चूंकि ये रे निगेटिव टर्मिनल से निकल करके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रही थी, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, चूंकि ये रे कैथोड के तरफ से निकल करके एनोड की तरफ मूव कर रही थी, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या? कैथोड रे। क्या नाम रखा गया? कैथोड रे। ठीक, अब इस कैथोड रे के बारे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की बात है। सबसे पहले क्या किया गया, तो इसके बारे में बताया गया कि कैथोड रे का प्रॉपर्टी क्या है। तो पहला प्रॉपर्टी तो आप देख रहे हो कि कैथोड पोल से निकलती है सर, और एनोड की तरफ ये मूव करती है ना, कैथोड की तरफ निकलती है और एनोड की तरफ मूव करती है। तो ये कैथोड हो गया आपका, ये एनोड हो गया। दूसरा क्या है कि इसके अंदर मैकेनिकल पावर है। मैकेनिकल पावर जांचने के लिए हमने क्या किया, हम क्या किए, इसके बीच में इस तरीके का एक चकड़ी लगा दिए, है ना, इस तरीके का एक चकड़ी लगाए, इस सब को आपस में जोड़ के यहां बीच से ऐसे डंटल लगा दिए। ठीक, अब जब ये रे निकलती है तो ये चकड़ी इस तरीके से मूव करने लगता है ना, तो ये बताता है कि इसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होता है। ठीक, दूसरा क्या किए, इसके बाद भी एक एक्सपेरिमेंट हम लोग इस पर किए, और वो एक्सपेरिमेंट था क्या कि हम लोग यहाँ पे अपोजिट पोल क्रिएट किए।
हमने क्या किया, यहां पे सर निगेटिव पोल लिया और यहां पे फिर से एक पॉजिटिव पोल लिया। तो होता क्या है कि ये रे कैथोड की तरफ से निकलती है और पॉजिटिव पोल की तरफ बेंड करती है ना, पॉजिटिव पोल की तरफ ये बेंड करती है। ये क्या बताता है, तो हम लोग रूल ऑफ चार्ज जानते हैं, है ना, रूल ऑफ चार्ज जानते हैं कि सर चार्ज के दो रूल होते हैं। पहला होता है एट्रैक्टिव नेचर, है ना, पहला क्या होता है एट्रैक्टिव नेचर, और दूसरा क्या होता है रिपल्सिव नेचर, रिपल्सिव नेचर होता है। अट्रैक्टिव नेचर का मतलब है कि जब सेम पोल अपोजिट पोल को जब हम लोग डालें, है ना, अगर अपोजिट पोल को एक साथ हम लोग ला रहे हैं, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव या निगेटिव और पॉजिटिव को जब ला रहे हैं सर, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और रिपल्सिव नेचर का मतलब है कि जब अपोजिट पोल को लाइए, है ना, तो अट्रैक्ट कर रहा था, अब हम लोग क्या करेंगे, सेम पोल को लाएंगे, सेम पोल को, मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में या निगेटिव और निगेटिव के बीच में। ऐसा करने के बाद क्या करेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। तो इसी को कहते हैं अट्रैक्टिव नेचर और रिपल्सिव नेचर। अगर ये रे पॉजिटिव की तरफ बेंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इस रे पर हो ना हो सर निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है ना, ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। तो ये सब चीजें बताता है कैथोड रे के प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। यही देखो है जे थॉमसन, है ना, ये आदमी कौन है, जे थॉमसन है। आगे बात समझ में, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं सर तो हमें पता क्या चलता है कि अगर हम लोग किसी भी मेटल की बात करें, मेटल की बात करें तो मेटल क्या करता है सर, मेटल अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनाता है और इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो छोड़ेगा ये उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। अगर मान ले कि किसी मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, किसी मेटल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम क्या करता है, Mg2+ बनाता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है ना। तो इस तरीके से यहां पे चीजें हो रही थी। अब हम लोग को देखना क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था R.A. मिल्टन। R.A. मिल्टन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहते हैं आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, इसलिए यहां पे सिर्फ ये जान लें कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो मेनली कौन रिप्रेजेंटेट किया या सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, तो उसका नाम था R.A. मिल्टन। और इन्होंने कैसा एक्सपेरिमेंट किया था सर, तो आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने इसके चार्ज को कैलकुलेट किया। ठीक, कैलकुलेशन में क्या आया, कैलकुलेशन में आया कि इलेक्ट्रॉन पर जो टोटल चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है ना। यही देखो है R.A. मिल्टन, है ना, ये कौन है, R.A. मिल्टन, ठीक, यही सज्जन है R.A. मिल्टन। तो इसमें क्या बताया गया सर कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है इसके ऊपर चार्ज होता है ना। अब देखो कि अगर हम लोग को किसी का चार्ज कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक रेशियो लेना पड़ता है जिसको कहते हैं E/m रेशियो, है ना। यहां पे E का मतलब, है ना, जो E होगा उसका मतलब होता है चार्ज और m का मतलब होता है मास। इसको चार्ज बाई मास रेशियो भी कहते हैं, चार्ज बाई मास रेशियो भी कहते हैं, ठीक। तो इसी को हम लोग यहां पे क्या पढ़ेंगे, E/m रेशियो के फॉर्म में, ठीक। अब देखो E/m रेशियो की अगर हम बात कर दें, E/m रेशियो की अगर हम बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg।
क्योंकि यहां पे देखो चार्ज किसमें मापा जाता है, कूलम में, और मास किसमें मापा जाता है, केजी में। तो इसका इसी तरीके से हम लोग यूनिट भी डालेंगे, ठीक। और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है सर, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻11 कूलम, ठीक। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिख दें, E/E/M रेशियो, E/E/M रेशियो, है ना, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो, और E/M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये दोनों को कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻11 बाई 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम, यहां गलत हो गया है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये कूलम हो गया, और ये क्या है, कूलम बाई केजी। तो सबसे पहले तो कूलम कूलम को कैंसिल कर दो, ठीक। अब देखिए ये पॉजिटिव में ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। इसको हम आगे वाले स्लाइड में देख लेते हैं। हमने क्या देखा है कि E/M रेशियो की अगर हम बात करते हैं सर, तो हमको क्या बता रहा है कि टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाई E/M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, टोटल चार्ज यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई E/M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बाई E/M रेशियो क्या निकल के आया था पिछले स्लाइड में, तो 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम, 11 कूलम पर केजी। तो सबसे पहले कूलम कूलम को कैंसिल करो, क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ऊपर जाएगा तो ये -11 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया जी, ये हो जाएगा -31, ठीक। और इसको डिवाइड करना है किससे, 1.76 से, ठीक। तो ये कैलकुलेट होकर के कितना आएगा, 9.1, है ना, कितना आएगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी। तो एक्चुअली अगर मास निकाला जाए किसी भी इलेक्ट्रॉन का, तो वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी, ठीक। इसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालना है। हम लोग क्या जानते हैं, विद द हेल्प ऑफ वैल्यू चार्ज बाई मास रेशियो द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी इजिली कैलकुलेटेड। तो देखिए क्या करना है, E/M रेशियो पता है, E का वैल्यू पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, ठीक। अब देखो अंतिम में क्या हमारे पास ऑप्शन निकला, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी। ये किसका मास है सर, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। इस कैलकुलेशन से डरना नहीं है, अगर कहो तो हम फिर से कर देते हैं, चलो एक बार तुम लोग के लिए फिर से कर देते हैं। कैलकुलेशन से जितना दूर भागिएगा चीजें उतनी मुश्किल होती जाएगी आपके लिए, है ना। तो कैलकुलेशन से दूर नहीं भागना। देखो करना क्या है, चार्ज कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे सर, तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई E/M रेशियो। तो देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बाई E/M रेशियो कितना है सर, तो 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो पहले तो कूलम कूलम को कैंसिल कीजिए, और नीचे वाले पावर को जब आप ऊपर कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो जब निगेटिव करेंगे तो उसको क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पहले से था, और नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -11, नीचे लिख देंगे 1.76। अब देखो माइनस का 19 और माइनस का 11 सब मिला के कितना हो जाता है, -31, और 1/1.6 और 1.76 को अगर कैलकुलेट करें तो कितना आता है,
9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, है ना। यही देखो यहां पे लिखा गया है। आगे बात समझ में। या हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि देखो, किसी का भी अगर मास आप निकाल रहे हैं केमिस्ट्री में, तो ये मास दो तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं रिलेटिव मास, है ना, रिलेटिव मास, और दूसरे को कहते हैं एब्सोल्यूट मास। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट मास। तो अगर तुमको पूछा जाए कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लिखेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और रिलेटिव मास कैसे करेंगे कंपेयर? अब ऐसे समझो कि रिलेटिव मास का मतलब क्या है। मतलब सपोज कर लीजिए कि आपका वजन किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर तुमको बोल दिया जाए कि आपका वजन अजीत सर के वजन से 10 किलो कम है, और अगर अजीत सर का वजन 80 kg है, तो आपका वजन कितना हो जाएगा? 70 kg। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं रिलेटिव मास। रिलेटिव मास की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन एटम का, है ना, हाइड्रोजन एटम का 1/1840, है ना, यानी 1/1840, ठीक, ऑफ द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। ये इसका कहलाता है रिलेटिव मास। ये जो हम लोग देख रहे हैं सर, ये क्या कह रहा है? रिलेटिव मास। ये है आपका रिलेटिव मास और ये है एब्सोल्यूट मास। तो इस तरीके से हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद आता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। इसी तरीके से हम आपको पूरे एक एक वीडियो का पूरा डिटेल्स देते जाएंगे, पूरे चैप्टर का। और हमारा यही उम्मीद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई मिलता रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और अगर आप पहले से हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती है ना। चलिए, मैं हूं अजीत कुमार। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आप हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, आप अपना सिलेबस पूरा करें। हम आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे साइंस और सोशल साइंस का। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। दूधो नहाओ, पूतो फलो। मैं हूं अजीत कुमार। साइन ऑफ।